हेलो फ्रेंड्स, जुडिशियल लॉ क्लासेज में आपका स्वागत है। विधि शास्त्र की सीरीज में सीरीज नंबर है आपका ये अब 18। ठीक है, अब इसमें हम डिस्कस करेंगे दंड के विभिन्न सिद्धांत क्या हैं। ठीक है, और और न्याय प्रशासन से आप क्या समझते हैं। या तो दंड के विभिन्न सिद्धांत और न्याय प्रशासन कुछ भी आ सकता है, उसके संदर्भ में हम देखेंगे। ठीक है, यानी थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, ठीक है, और इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, हम हम एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहता है। ठीक है, समाज में रहता है तो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करता है, मनुष्यों से इंटरेक्ट करता है। ठीक है, एक दूसरे के साथ उसके हाव व्यवहार चलते रहते हैं, लेकिन इसी के साथ ही वह शांति और सद्भाव भी चाहता है। ठीक है, यानी वो ऐसा वातावरण चाहता है जो अपराध मुक्त हो, अपराध मुक्त हो। ठीक है, ऐसा वातावरण चाहता है। इसके लिए न्याय प्रशासन की एक व्यवस्था की गई है, न्याय प्रशासन की। अब न्याय प्रशासन सुनिश्चित करता है कि समाज में पारस्परिक एक दूसरे की सहमति हो, शांति व्यवस्था बनी रहे। ठीक है, लोगों में बुराइयां व्याप्त ना हो। ठीक है, और अपराधों का निवारण किया जा सके, ये न्याय प्रशासन की जिम्मेदारी रहती है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से मेन पॉइंट हो गया आपका इस प्रश्न का। अब हम यही देख लेते हैं कि न्याय प्रशासन से क्या मतलब है, यहाँ न्याय प्रशासन क्या है। ठीक है, तो सामंड ने न्याय प्रशासन को परिभाषित करने की कोशिश की है। यानी सामंड ने कहा है किसी राजनीतिक समुदाय में राज्य की भौतिक शक्ति द्वारा अधिकारों अथवा न्याय का संरक्षण करना ही न्याय प्रशासन है। यानी यहाँ कहने का ये आशय है कि किसी भी समाज के अंतर्गत, ठीक है, उसमें राजनीतिक शक्तियां होती हैं, समुदाय राजनीतिक समाज होता है, उस पर कुछ शक्तियां होती हैं, भौतिक शक्तियां होती हैं उसकी। उन शक्तियों के थ्रू वो अधिकार प्रदान करता है और अधिकार के जरिए वो लोगों को न्याय और संरक्षण प्रदान करता है। उसे ही न्याय प्रशासन कहा गया है। ठीक है, मान के चलो कोई भी एक राजनीतिक कोई भी पार्टी है, ठीक है, उसके पास कोई शक्तियां मिलती हैं समाज को संचालित करने की, वो न्याय प्रशासन के थ्रू उस समाज को संचालित करता है तथा अपराधों पर एक तरह से काबू पाता है। ठीक है, काबू पाता है न्याय प्रशासन के जरिए। तो सामंत ने न्याय प्रशासन को परिभाषित किया राजनीतिक समुदाय के रूप में। ठीक है, जिसके पास कुछ शक्तियां होती हैं भौतिक रूप से। ठीक है, उसे न्याय प्रशासन कहा सामंत ने। चलिए, अब इसी के साथ ही सामंत के अनुसार दंड के कुछ उद्देश्य हैं। सामंत के अनुसार दंड के कुछ उद्देश्य हैं, यानी सामंत ने दंड के कुछ पांच उद्देश्य बताए हैं। ठीक है, जिनको हम देख लेते हैं। यानी दंड के उद्देश्य क्या है, क्यों दंड दिया जाता है। तो पहला उद्देश्य है अपराधियों में भय व्याप्त करना। पहला उद्देश्य क्या है दंड का, कि अपराधियों में भय व्याप्त हो जाए, ये पहला उद्देश्य है। ठीक है, दूसरा क्या है, अपराधियों का प्रतिशोध की भावना से बदला लेना। यानी अपराधी जो है प्रतिशोध की भावना से जो बदला ले दूसरे के साथ अपराध करते हैं, तो अब दंड का उद्देश्य ये हो जाता है कि अपराधी से प्रतिशोध के बदले की भावना अपराधी से ली जाए, ये दंड का उद्देश्य होता है। ठीक है, यानी अपराधी ने तो किसी और के साथ अपराध किया है, अब दंड का उद्देश्य ये हो जाता है कि अपराधी से प्रतिशोध की भावना का बदला ले। ठीक है, ये उद्देश्य है। तीसरा पॉइंट है अपराधों का निवारण। ठीक है, समाज में अपराधों का निवारण। ठीक है, चौथा पॉइंट है अपराधियों को प्रायश्चित का मौका देना। दंड के साथ ही दंड के जरिए ही अपराधियों में भय व्याप्त होता है, इसलिए अपराधियों में प्रायश्चित का मौका देना भी दंड का उद्देश्य होता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट है अपराधी में सुधार करना, अपराधियों में सुधार करना। ठीक है, सुधार करना। ठीक है, तो ये आपके अपराध के कुछ मुख्य उद्देश्य हो गए सामंत के द्वारा। ठीक है, अब सामंत द्वारा ही अपराध के कुछ दंड सिद्धांत दिए गए हैं, दंड के कुछ सिद्धांत बताए गए हैं, जिनको हम पढ़ लेते हैं कि दंड के क्या सिद्धांत बताए गए हैं। ठीक है, जिसमें से पहला है प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, यानी डिटरनेंट थ्योरी। ठीक है, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। ठीक है, इसमें क्या है कि अपराधियों को
कठोरतम यानी कठोर से कठोर, कठोर से कठोर दंड देने का प्रावधान है इस सिद्धांत के अनुसार। यानी अपराधियों में भय बनाने के लिए उसे कठोर से कठोर दंड देना आवश्यक है। ठीक है, ये प्रतिरोधात्मक सिद्धांत कहता है। ठीक है, लेकिन इस सिद्धांत की आलोचना भी की गई है। उन्होंने ये कहा है कि कठोर ये दंड दिया जाता है अपराधियों को इस सिद्धांत के अनुरूप, उससे जरूरी नहीं है कि अपराधों में रोकथाम हो या अपराधियों में भय व्याप्त हो। ठीक है, इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है, आलोचकों का ये कहना है। दूसरा सिद्धांत है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, यानी रेट्रीब्यूटिव थ्योरी। इसे रेट्रीब्यूटिव थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार प्रतिशोधात्मक यानी इस सिद्धांत के अनुसार यह है कि प्रतिशोध या बदले की भावना के अनुकूल ये काम करता है। सिद्धांत बदले की भावना के अनुरूप काम करता है। ठीक है, बदले की भावना के अनुरूप कैसे? यानी किसी भी अपराधी ने जितने अनुपात में किसी के साथ दंड किया या नुकसान किया है, उसके अनुरूप ही उतना ही उसे अपराध देने का प्रावधान इस सिद्धांत के अनुसार बताया गया है। यानी जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार बताया गया है। इस सिद्धांत की भी विधि शास्त्रियों ने काफी आलोचना की है। उन्होंने कहा है ये प्रतिशोधात्मक ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत उल्टी अपराध में वृद्धि कर सकता है। ठीक है, उन्हें कमी नहीं लाएगा। ठीक है, इस तरह से इसकी आलोचना की गई है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत की। तीसरा सिद्धांत है अपना, तीसरा सिद्धांत अब देखते हैं प्रायश्चित्तता का सिद्धांत। ठीक है, एक्सपायरेटरी थ्योरी। प्रायश्चित्तता का सिद्धांत क्या है कि इसमें अपराधी को अपराध के बदले उसे दंड दिया जाता है। ठीक है, उसे दंड दिया जाता है, यानी कारावास में बंद किया जाता है। ठीक है, और एक निश्चित समय या निश्चित दंड के बाद उसे प्रायश्चित करने का अवसर प्रदान किया जाता है, जिससे समाज में फिर दोबारा से वह अबला कर जाए और उसमें सुधारात्मक अगर रूप देखता है तो उसे प्रायश्चित्तता का सिद्धांत प्रायश्चित करने का मौका दिया जाता है। इसी को ही प्रायश्चित्तता का सिद्धांत कहा गया है। ठीक है, इस सिद्धांत की भी काफी आलोचना की गई है। इस सिद्धांत की इस तरह से आलोचना की गई है कि प्रायश्चित्तता के सिद्धांत में जो अपराधी होता है और जिसके साथ उसने अपराध किया है, इससे उसकी क्षतिपूर्ति, जिस व्यक्ति के साथ अपराध किया है, तो इस प्रायश्चित्तता के साथ उस व्यक्ति की क्षतिपूर्ति होना संभव नहीं है। ठीक है, इसकी इस तरह से आलोचना की गई है। चौथा पॉइंट है निरोधात्मक सिद्धांत। निरोधात्मक सिद्धांत यानी प्रिवेंटिव थ्योरी। ठीक है, यानी निरोधात्मक सिद्धांत के अंतर्गत अपराधियों में इस तरह का प्रावधान है कि अपराधियों को दंड के साथ उन्हें इस प्रकार से दंडित किया जाता है कि दंड के प्रति उनमें घृणा की भावना उत्पन्न हो जाती है। यानी दंड के प्रति उनमें अरुचि आ जाती है, यानी वो फिर से दंड करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, उन्हें पुनः दंड या अपराध करने की प्रवृत्ति इनमें नहीं पाई जाती है इस सिद्धांत के अनुरूप यदि इस सिद्धांत को लागू किया जाता है। ठीक है, अब इस सिद्धांत में भी कई विधि शास्त्रियों द्वारा आलोचना की गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह से लोगों में निरोधात्मक सिद्धांतिक रूप से कारागाह में बंद करके या उन्हें इस तरह से दंडित करके इस सिद्धांत का जो व्यवहारिकता है वह पूरी तरह झलकती नहीं है। ठीक है, व्यवहार में इस तरह से इस सिद्धांत को नहीं देखा जा सकता, इस तरह से इसकी आलोचना की गई है। पांचवा सिद्धांत है सुधारात्मक सिद्धांत यानी रिफॉर्मेटिव थ्योरी। इसको रिफॉर्मेटिव थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, इसे रिफॉर्मेटिव, इसमें जैसे कि महात्मा गांधी का इसमें सिद्धांत है कि अपराधी से यानी हमें अपराधी से डर नहीं लगना चाहिए, बल्कि अपराध से या अपराध से डर लगना चाहिए, अपराध से घृणा करनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार सुधारात्मक सिद्धांत के रूप में कहा है कि सुधारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत ये है कि अपराधी कोई भी अपराध करता है उसके पीछे उसका कोई ना कोई आशय होता है। अब वो आशय ये भी हो सकता है कि वो विवश हो अपराध करने के लिए, या किसी ने एक तरह से उसको उत्साहित कर दिया हो, उत्तेजित कर दिया हो। ठीक है, तो इस तरह की मानसिकता रहती है। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है कि अपराधी में सुधारात्मक गुण पाए जाने के कारण उसको पुनः समाज में आने की और सुधरने का मौका पूरा दिया जाना चाहिए इस सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, और आपके ये दो केस हैं, रतनलाल वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब और मूसा खान वर्सेज महाराष्ट्र राज्य। इन दोनों केसों में भी यही कहा गया है कि एक अपराधी को
अब दंड के बिना या दंड दिए बिना उसे सुधारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत सुधारने की प्रक्रिया को लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, इन दोनों केसों में यह कहा गया है। ठीक है, इसी के साथ में ये जो सुधारात्मक सिद्धांत है, ठीक है, यानी दंड की अपेक्षा सुधार पर अधिक बल देता है। उसमें कुछ आलोचनाएं भी हैं। आलोचनाओं में क्या है कि अगर इस तरह का सिद्धांत लागू कर दिया जाए तो इसमें क्या है, अपराधियों का भय समाप्त हो जाएगा, यानी अपराधियों में भय समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी वो दंड क्या है, उनमें भय व्याप्त करता है। अगर उन्हें दंड नहीं दिया जाएगा तो अपराधियों में भय समाप्त हो जाएगा, अपराधियों की अपराध करने की क्षमता बढ़ जाएगी, यानी अपराध की प्रवृत्ति बढ़ जाएंगी, अधिक अपराध की प्रवृत्तियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब अपराधी क्या है, कारागृह को सुखद आवास बना लेंगे, यानी कारागृह में केवल वो एक तरह की सुख सुविधा लेने के लिए जाया करेंगे। ठीक है, कि हम अब सुधरने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने अपराध कर दिया तो एक कारागृह को सुखद आवास के तौर पर वो देखा करेंगे अपराधी। ठीक है, ये इसके कुछ आलोचनाओं के बिंदु हैं। ठीक है, चौथा इसमें आलोचना ये है कि अपराध लाभप्रद व्यवसाय बन जाएगा। इस तरह से तो जो अपराध है वो एक लाभप्रद व्यवसाय बन जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो देखने के बाद, और इसे शेयर जरूर करें वीडियो को। ठीक है, थैंक यू।